की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से फैलता जा रहा है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, गोंडा महिला अस्पताल के सीएमएस का कोरोना से निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गोंडा सीएमएस का निधन हो गया है। गोंडा सीएमएस लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट थी। सीएमएस डॉक्टर एपी मिश्रा का कोरोना से निधन हुआ। तो इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की गोंडा सीएमएस का निधन हो गया है। एटा में एसपी क्राइम राहुल कुमार का भी निधन। कोरोना के चलते लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अपराध राहुल कुमार का निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। गोंडा महिला अस्पताल के सीएमएस का कोरोना से निधन हुआ। लखनऊ के पीजीआई में एडमिट थे। तो गोंडा सीएमएस लखनऊ पीजीआई में एडमिट थे और जिसके बाद कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। सीएमएस डॉक्टर एपी मिश्रा का कोरोना से निधन हुआ। चलिए तो अब रुख खबरों की ओर करते हैं। कोरोना संकट के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार आज राज्य के सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। अब तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ममता को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा है कि बंगाल की सीएम के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। वहीं पार्थ चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी जैसे टीएमसी नेताओं के अलावा टीएमसी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। इस सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पद संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता कोविड स्थिति से निपटना होगा। वहीं बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सियासत भी अब गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल का साथ नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा होने वाली पार्टी होने के नाते हम शपथ लेंगे कि हम बंगाल को आने वाले समय में विकास के पथ पर ले जाएंगे। साथ ही कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने ममता पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का तांडव देखने को मिला है। हमें जनादेश मिला, उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे, ये हम शपथ लेने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते। ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 मई को वो लंदन पहुंचे। इस दौरान मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्ष नालेंदी पांजूर के साथ वार्ता की और भयावह कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए सहयोग के उपायों पर चर्चा की। तो वहीं जयशंकर ने बताया कि कोविड इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। इस पर एकजुट होकर ही जीत पाया जा सकता है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। भारत ने संकट के समय कई देशों को दवा उपलब्ध कराया है और अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप समेत कई देशों को टीके भी दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है। इस दौरान बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ये प्रायोजित पूरी हिंसा है। ये ममता जी के संरक्षण में और उनके भतीजे के संरक्षण में हो रही है और कुल मिलाकर प्रदेश में अराजकता है। सर, ममता बनर्जी ने आज की थर्ड टर्म तौर पे उन्होंने शपथ ग्रहण किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी जवाबदारी उनकी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता बुधवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा की ओर से ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई है। इसमें राज्य व्यापी आंदोलन का नियोजन किया गया। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति विदारक है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कई जगहों पर लूट की जा रही है, लेकिन तथाकथित उदारवादी लोग चुप क्यों हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा का तांडव चल रहा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश भर में प्रतीकात्मक आंदोलन है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, किसी का जय होता है, किसी का पराजय होता है, लेकिन भारतीय संविधान और प्रजातंत्र की विशेष बात यह है, चुनाव जीतने वाला और चुनाव न जीतने वाला भी जनता के हित में काम करने की शपथ लेके काम करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मानो संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ चल रहा है और चुनाव जीतने के बाद मानो पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर एक कहर डालने वाला तांडव तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने और मस्तानों ने करने का काम शुरू किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून और पीटना या उनके घरों को जलाना, यहां तक ये बात सीमित नहीं। पश्चिम बंगाल में कई गांवों में हिंदुओं के ऊपर हमला करना, जिस लोगों ने वोट दिया होगा तृणमूल कांग्रेस छोड़ के और किसी को, उन दल या कार्यकर्ताओं को पीटना, जिन लोगों ने अगर किसी और दल को तृणमूल छोड़कर। खबर दोपहर में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नंदीग्राम से चुनाव हारने के बावजूद सीएम पद पर ममता के शपथ लेने पर बीजेपी काफी रोष प्रकट कर रही है। दरअसल विरोध के स्वरों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं या केंद्र के बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं या लेफ्ट के नेता क्या बोलते हैं, उससे कोई ममता जी को या चुने हुए जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुना जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जरूर ममता जी नंदीग्राम में हार गई, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई हार गया और फिर वो मुख्यमंत्री बना है या केंद्रीय मंत्री बना है। आपको मालूम होगा कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, फिर भी उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दी। महाराष्ट्र की बात करें तो मोरारजी देसाई विधानसभा की चुनाव हार गए, फिर भी उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसा होता है ना, ये क्या पहली बार हुआ? पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई नहीं थे मॉरल इमॉरल की बात कौन करे? पूरे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नाम से तूफान आया और तूफान में सब लोग बंगाल के खाड़ी में डूब गए। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसको लेनी है तो हारने वाले ने भी लेनी चाहिए। हार गए आप लोग, ममता दीदी को पूरा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम गांव में छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं जो खुद तय करेंगे कि कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से बचने के उपाय के बारे में। हमने अब कोरोना संक्रमण पर लगभग नियंत्रण पा लिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको आधा घंटे? एनी साइड इफेक्ट कोई? अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी आई हो, कोई सुझाव हो आपका कि ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसी बात मन में हो तो कहीं? कोई दिक्कत नहीं आई। इवन हम लोग जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ का इतना प्रॉपर मैनेजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है वहाँ का। इवन वहाँ 18 प्लस जितने भी यूथ है, हम लोग की जनरेशन है कि हम लोग को देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं 18 प्लस यूथ से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेटी, इसके बाद भी कोरोना की सावधानियां रखना है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि अब तो वैक्सीनेशन हो गया तो मास्क लगाना। तो वहीं बंगाल हिंसा पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हिंसा पर ही ममता की राजनीति चलती है, बीजेपी कार्यालयों को फूंका गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ममता जी की प्रकृति है, उनकी पार्टी की प्रकृति है, वो दूसरे को आरोपित करते हैं, लेकिन हिंसा पर ही उनकी सब राजनीति चलती है। और चुनाव जीतने के बाद संयमित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं 18-20 कार्यालयों को फूंका गया। 9 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काल कलवित हुए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो ऐसी स्थिति में भी सांत्वना नहीं बल्कि उत्साह देने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हम विपक्ष में रहेंगे और संघर्ष करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो उनको बधाई दिया उनके जीत के लिए और ये भी कहा कि जो भी उनको मदद की आवश्यकता होगी केंद्र हमेशा उसके लिए तैयार है, वो करेगा। लेकिन उसके बदले में वो भी प्रधानमंत्री को कुछ अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजती हैं, तो उनको मना किसी ने नहीं किया है कि 24 का। कई बार लोग प्रयत्न कर चुके हैं, फिर कर लेंगे। काठ की हाड़ी बार बार थोड़ा चढ़ती है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए
26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी को तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं 2 महीने ब्रेक के बाद 4 महीने को पहली बार दाम बढ़े थे, फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए। दामों की बढ़ोतरी पर कानपुर वासियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है तो है, लेकिन अभी लास्ट ईयर का जो एक्सपोजर रहा है कोविड को लेकर प्रिकॉशन लिए ऑलरेडी लेके चल रहा है, तो दिक्कतें तो हैं लेकिन वो मैनेजेबल हैं फिलहाल। अभी आगे अगर कंटिन्यू अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन के बगैर अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज अभी तक तो मैनेजेबल है। आगे देखिए फर्दर। जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, इस वक्त लोगों को काम बंद है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए पेट्रोल की जो दिक्कत है वो ऐसा एकदम जो लॉकडाउन की वजह से जो आम पब्लिक है उसको एकदम एग्जैक्टली फेस नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वहाँ पे तो जरूर होगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी, हाइक होंगी, तो वो पार्ट तो है, तो उसका मतलब महंगाई का असर तो देखने को मिलेगा श्योरली। देखिए ये सरकार संवेदनहीन हो गई है, ये हर मोर्चे पर जनता के लिए असफल साबित हो रही है। आज पहली प्राथमिकता देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य की होनी चाहिए। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं और चिकित्सा के उपक्रम नहीं हैं, और साथ साथ ऑक्सीजन की पूरी देश में त्राही है। लोग जीवित व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं और लाश तक नहीं मिल पा रही है उनकी। इस देश का पीड़ित पक्ष अपने प्रशासनिक अधिकारी और सरकार से निरंतर अपनी बात कर रहा है, लेकिन सरकार अनसुनी है और पेट्रोल डीजल के ऐसे में दाम बढ़ाए जाने से ये साबित होता है कि ये सरकार पूरी जन विरोधी आदतों पर अपने एक जिद पकड़े हुए है। आम आदमी पर इस समय कितना बड़ा बोझ मानते हैं? बहुत बड़ा बोझ मानते हैं, इतना बड़ा बोझ मानते हैं कि आम आदमी क्या करे। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब तो बढ़ रहा है, पता नहीं क्या सोच रही गवर्नमेंट। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आप देखिए चल के आम आदमी क्या पड़े। वहीं राजधानी में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। आज भी देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 साल के लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इन केंद्रों पर 45,000 लोगों का एक दिन में उन्हें वैक्सीन दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली को 4.5 लाख डोज प्राप्त हुई है, जल्द ही और भी डोज मिलने वाली है। प्रत्येक केंद्र में 250 लोगों को टीकाकरण किए और अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही टर्नआउट 100% तक देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार वैक्सीन उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों से संपर्क में है ताकि बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। इसमें अपना घर से हमें पहले ऑनलाइन बुक करवा के फिर उसके बाद आए हैं और अपॉइंटमेंट 9 से 11 के बीच में मिली थी हमें, तो हम 8 सवा 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक वे से कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लोगों को, और लोगों को लगवानी भी जरूरी है आज के टाइम पे। इसके अंदर कांटा बहुत कम है वैक्सीन लगवाने वालों को। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर ये लोगों में गलत धारणा है कि जब हम वैक्सीन नहीं लगेगी तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके हो रहा है लोग वही जानते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। आज की डेट में मिल भी नहीं रही है वैक्सीनेशन, तो जितना जल्दी लगवा लें तो उतना ही अच्छा है, ताकि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा मिल सके हमें। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स कि वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी लो हो रही है। कुछ लोग लगवाना भी चाहते हैं बट वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत जगह ट्राई करा था, पेड में भी ट्राई करा था, BL के हॉस्पिटल में ट्राई करा था, वहाँ पे मिला भी था स्लॉट, फिर वहाँ पे लेटर ऑन कैंसिलेशन का हुआ कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। देन आई अप्लाइड फॉर द फ्री वन, तो अब यहाँ पे मिला है। लेट्स सी, यहाँ पे 10-15 मिनट तो हो गए हैं खड़े हुए, लाइन लग रही है। अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा सेटअप है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू
खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करते हैं। कोरोना महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान कोरोना की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा, विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा। उनका कहना रहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमिक बेहतर होने की थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर से संकट पैदा कर दिया है। हमें वायरस से लड़ने के लिए अपने संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। भारतीय इकोनॉमी भी दबाव से उबरती दिख रही है। भारत के कोविड संकट से बाहर निकलने की क्षमता पर विश्वास है। ग्रामीण मांग को मजबूत रखने के लिए अच्छे मानसून की उम्मीद है। Simultaneously, shoring up livelihoods and restoring normalcy in access to workplaces, education and incomes become an imperative. As in the recent past, the Reserve Bank will continue to monitor the emerging situation and deploy all resources and instruments at its command in the service of the nation, especially for our citizens, business entities and institutions beleaguered by the second wave. The devastating speed with which the virus affects different regions of the country has to be matched by swift-footed and wide-ranging actions that are calibrated, sequenced and well-timed so as to reach out to various sections of society and business right down to the smallest and वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक के लिए लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गाँव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है और इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पहले जो आदेश दिया गया था उसके मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था। अब सरकार ने पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश भी दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी या स्थिरता के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बहस को केंद्र सरकार अनसुनी ही करना चाहेगा।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश के आधे से ज्यादा जिलों में कोरोना नियंत्रण में है। कई राज्यों में सीमित या पूर्ण लॉकडाउन है, उनका असर देखने को मिलने लगा है। और ऐसे में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन न सिर्फ अतिरिक्त होगा बल्कि गरीबों के लिए परेशानी भी बढ़ाएगा। जाहिर है केंद्र किसी दबाव में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। उधर यूपी जैसे राज्यों में पाबंदियां जारी हैं। यूपी में सख्ती के साथ नियमों का पालन हो रहा है। लोगों को भी अब इस महामारी की भयावहता का समझ आ गई है। ऐसे में लोग अब सख्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं। अच्छा ये है कि हर आदमी अपने घर में रहे और ये माने कोविड होगा नहीं तो भाई जिसके घर में थोड़ा बहुत अनाज वगैरह कमी है वो बाजार में जाता है, अपना झोला लेके जाने देते हैं यहाँ, और बाकी तो सब सही है। हम तो यही चाहते हैं कि जो है इसको रोकने के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा है और जितना जल्दी लगा रहेगा आदमी कम निकलेगा और अपनी ज़रूरत की पूर्ति लेता रहेगा, भाई घर में रहेगा आराम से, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी यहाँ पे आराम है, पहले से अब जो है बहुत ही आराम है और अब उतना ये केस होता भी नहीं, न सुनने में आता है। जहाँ 100% था वहाँ पे कम से कम 40% तो हो ही गया, और अगर थोड़ा बहुत और लगा रहेगा तो उम्मीद है कि और कम ही हो जाएगा और धीरे धीरे अपना जो है आम जनता सही से रहेगी जो है। जी नाम प्रदीप केशरवानी, ठठेरी बाजार। हमें लॉकडाउन लगने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को खुद भी समझना चाहिए, अगर घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब हालांकि बाबूजी की तबीयत हमारे डाउन है तो हम दवा लेने के लिए निकले हुए हैं, अभी स्टोर बंद है। हाँ, अब ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवन अपने नॉर्मल कंडीशन में कब आएगा, प्रारूप ये कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर आम आदमी के साथ साथ अधिकारियों पर भी जारी है। बरेली के एसडीएम डॉक्टर प्रशांत चौधरी के बाद अब एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार की भी कोरोना से उनका निधन हो गया है। एसपी क्राइम राहुल कुमार कुछ दिनों पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे और उनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एसपी क्राइम राहुल कुमार कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद वो 4 दिनों तक होम आइसोलेशन में थे और इसी दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव भी आ गई थी और उनकी सेहत में सुधार भी होने लगा था। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इससे पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आए बरेली में तैनात एसडीएम डॉक्टर प्रशांत चौधरी ने सोमवार को SRMS मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया था। वह 2018 बैच के PCS ऑफिसर थे। मूल रूप से गाजियाबाद के शास्त्री नगर कॉलोनी के निवासी डॉक्टर प्रशांत ने 12 अप्रैल को ही बरेली में एसडीएम का कार्यभार ग्रहण किया था। वहीं फतेहाबाद में आज कांग्रेसियों के द्वारा सैनिटाइजेशन को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है। कांग्रेस कोविड सहायता कमेटी के द्वारा यह अभियान चलाया गया। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सहित कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर निकले और फतेहाबाद की सब्जी मंडी में अभियान की शुरुआत की। फतेहाबाद के सब्जी मंडी में सुबह के समय काफी भीड़ होती है और लोगों को काफी आवाजाही भी वहां रहती है और इसीलिए इस जगह से अभियान की शुरुआत की गई है। फतेहाबाद की सब्जी मंडी की दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह ने बताया कि आज से सैनिटाइजेशन को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद शहर के गली मोहल्लों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सैनिटाइजर का छिड़काव करेंगे। उसी के तत्वाधान में ही हम शहर में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया आज। तो सबसे पहले सब्जी मंडी करेंगे, उसके बाद में मेन बाजार करेंगे, उसके बाद में सभी मोहल्लों में जाके कमेटी सैनिटाइज करने का काम करेंगे। तो आज से शुरू कर दिया अभियान जी? आज से शुरू कर दिया अभियान, सब्जी मंडी से आज शुरू किया। तो नंबर भी जारी किया जी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए? हाँ, हमने कल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 22-23 आदमियों के, और जिसके साथी को किसी भी तरह की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो तो नंबरों पे फोन कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यथासंभव मदद कर। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना से संक्रमित मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं जिले में कोरोना से बढ़ती मौत के आंकड़े से आम आदमी दहशत में है। ऐसे में समाज सेवी संगठन आगे आकर जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। और समाज सेवी और गुलमोहर फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग चतुर्मोहता ने
बताया कि 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें सिंगापुर से मंगाई गई हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को प्राथमिक तौर पर मददगार साबित होंगी। आज सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही थी, जिसी तारतम्य में गुलमोहर फाउंडेशन की तरफ से, अनुराग चतुर्मोहता की तरफ से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे द्वारा समाज हित में दिए जा रहे हैं। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो हमारे द्वारा सिंगापुर से बुलवाए गए हैं और आज ही पहुंचे हैं ये, जिसमें से 18 पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो हैं वो आज रात्रि तक या कल सुबह तक आ जाएंगे। ये कौन सी संस्था को दे दिए जाएंगे? ये संस्था को नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ इसमें से लालबर्रा में दिए जाएंगे और कुछ यहाँ बालाघाट में दिए जाएंगे। लालबर्रा में हमारे रवि अग्रवाल जी हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, इनके मार्गदर्शन में वहाँ संचालित होगा। बालाघाट में यहाँ सोहन वैद्य जी हैं और सुशील जैन जी हैं। अनुराग में खुद हम लोगों के द्वारा ये लगातार संचालित किया जाएगा। ये मशीन दूसरी ऑक्सीजन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मराठा आरक्षण को समानता के अधिकार का हनन बताते हुए खारिज कर दिया है। मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए टॉप कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने 2018 के महाराष्ट्र सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा आरक्षण का ऐलान किया था, और जिसके खिलाफ टॉप कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की 50% सीमा को नहीं लांघ सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ये बताने में विफल रही है कि मराठा समुदाय किस तरह से सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। वहीं अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस के फैसले की भी समीक्षा की और इनकार कर दिया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। इस कड़ी में अब कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल का नाम भी जुड़ गया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलती की वजह से आज देश में लोग मर रहे हैं, उस पर आवाज उठाने की बजाय बीजेपी धरने पर बैठने जा रही है। शक्ति सिंह ने आगे कहा कि देश में धरना देने का वक्त नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करने का वक्त है। देखिए, कहीं पर भी अगर वायलेंस होता है, दंगा होता है, कोई कानून हाथ में लेता है तो उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है और हम कभी नहीं करेंगे। पर भाजपा का जो ये दुगनापन है, मेरा उसके ऊपर सवाल ज़रूर है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर कहीं होता है तो पूरे देश में धरना देने बैठ जाते हो आप, और आपकी गलतियों से कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं, देशवासी मर रहे हैं, तो आप चिंतित नहीं हो। प्रधानमंत्री जी गवर्नर साहब से बात करते हैं क्योंकि भाजपा के लोगों को दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वेस्ट बंगाल चले जाते हैं क्योंकि भाजपा के लोगों पे दिक्कत आ रही है। तो आज देशवासी दिक्कत में है तो वहां प्रधानमंत्री जी भी चुप, जेपी नड्डा भी चुप। अरे आप तो पन्ना प्रमुख बनाने वाले लोग हो, पेज प्रमुख बनाते हो, तो क्यों उसको एक्टिवेट नहीं करते हो कि देश में कोरोना है, उसमें 2 लोगों की मदद के लिए जाओ। आप धरना देने का टाइम नहीं है, लोगों की सेवा करने का वक्त है। और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा क्यों नहीं खोलते हो? मेरा तो आरएसएस और वीएचपी से भी सवाल है कि आप इनके चट्टे बट्टे नहीं हो तो जो एक्सपर्ट्स ने कहा था वो नहीं माना, राहुल गांधी की बात नहीं मानी, वो तो नहीं मानी, दिल्ली हाईकोर्ट की बात नहीं मानी, और सिर्फ सरकार की नाकामियों की वजह से लोग मर रहे हैं, तो क्यों नहीं वहां धरना देते हो? सर, आईपीएल सस्पेंड किया गया है इंडेफिनिटली क्योंकि हैदराबाद और केकेआर प्लेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। बहुत दिनों से ये बात की जा रही थी कि इस तरीके के कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए, लेकिन अब जब खुद बहुत खिलाड़ी हम पॉजिटिव आने लग गए तब जाके ये फैसला लिया। देखिए, सबसे पहले तो राजनीति और सत्ता, कुर्सी, पैसे, इन सब से ऊपर लोगों के जान की सुरक्षा होनी चाहिए। पर यहाँ पे तो एक ऐसे सुल्तान बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पे कि जो सिर्फ शासन की भूख में चुनाव करवा दिए। सब कहते थे कि ये वक्त नहीं है, हमारी हायर जुडिशरी ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है,
फिर भी चुनाव, क्योंकि उनको लगता था कि माहौल ठीक है, अभी हम जीत जाएंगे। पैसों के चक्कर में आप लोगों की चिंता ना करो, आप स्टेडियम का उद्घाटन करते रहो, वहां बोल रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे और नगर निगम ने मिलकर कोविड केयर सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये सुविधा ट्रेन के डिब्बों में दी गई है, जहां साबरमती में 13 कोच और चांदलोडिया में 6 कोचों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है, जिसमें करीब 300 मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। वहीं इन वार्ड्स में आज से मरीजों की भर्ती होना भी शुरू हो गया है। सरकार के आदेश से रेलवे और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर के अधीन ये एक कोविड केयर सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें साबरमती और चांदलोडिया 2 स्टेशन को पसंद किया गया है, जिसमें साबरमती में 13 कोचिस और चांदलोडिया में 6 कोचिस। ये दोनों मिलकर साबरमती में 200 और चांदलोडिया में 100, 300 करीबन पेशेंट कोविड केयर सेंटर में रह सके, इस तरह की सुविधा यहाँ पर की गई है, जिसमें इसमें सब प्रकार की सुविधा होगी, खाने पीने से लगा करके प्राथमिक सुविधा उनको मिल सके, आरोग्य की, स्वास्थ्य की, उस टाइप की ये सुविधा यहाँ पर है। इमरजेंसी यूज़ के लिए हम यहाँ पर एम्बुलेंस रखे हैं, किसी को अगर अर्जेंसी में कहीं शिफ्ट करना पड़ा तो हमारा हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, हम उनको अर्जेंटली शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधा युक्त ये कोविड केयर सेंटर इन टर्म्स ऑफ आइसोलेशन कोचेस साबरमती और चांदलोडिया में है आज से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों से 15% कम एनुअल फीस वसूलने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ साफ कह दिया है कि फीस का भुगतान न करने पर किसी भी स्टूडेंट को वर्चुअल या फिजिकल क्लासेज में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा और न ही उनका एग्जाम रिजल्ट रोका जाएगा। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है